जय हिंद मित्रों, हिंदी राष्ट्रभाषा अभियान में आपका पुनः स्वागत है। इसके पहले मैंने वर्णों के भेद, उच्चारण स्थान आदि आपको बताए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं शब्द। अब देखिए, शब्द को अनेक प्रकार से बहुत से लोगों ने परिभाषित किया है। जैसे आचार्य भोजराज जी ने अपने श्रृंगार प्रकाश में लिखा है कि येनोच्चारितेन अर्थः प्रतीते स शब्दः। येनोच्चारित अर्थ, ये लिखा है कि येनोच्चारितेन अर्थः प्रतीते स शब्दः, अर्थात जिसके उच्चारण मात्र से अर्थ की प्रतीति होती है वही शब्द है। माने जिसके उच्चारण में अर्थ की प्रतीति होती हो वह शब्द है। कौन लिखे हैं? तो आचार्य भोजराज। किस पुस्तक में? तो अपनी पुस्तक श्रृंगार प्रकाश में लिखे हैं। अब देखिए, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी क्या कह रहे हैं कि अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र इकाई शब्द है। लघुत्तम, सबसे छोटी, स्वतंत्र इकाई, स्वतंत्र रूप में भी उसका अस्तित्व है। क्या रहे? अर्थ के आधार पर भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र इकाई शब्द है। ये डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का कहना है। अर्थात वर्णों के योग से बनी उस उच्चरित सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। वर्णों के योग से बनी उस उच्चरित, मतलब जिसका उच्चारण हुआ हो, जिसको उच्चारित किया जा सके, सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, जो वाक्य में स्वतंत्र लघुत्तम इकाई के रूप में प्रयुक्त होती है। जो वाक्य में स्वतंत्र रूप से लघुत्तम इकाई के रूप में प्रयुक्त होती है। अब है कि शब्दों का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया गया है। यहां देखेंगे कि शब्दों का वर्गीकरण अनेक आधार पर किया गया है। उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर, मतलब शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से आए, इनका इतिहास क्या है। रचना या बनावट के आधार पर, शब्दों की रचना कैसे होती है, ये कैसे बने हैं, इसके आधार पर। फिर अर्थ के आधार पर। देखिए, सामान्यतः हम लोग समझते थे कि अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो यहाँ तो जाहिर सी बात है कि पहले ही कहा गया है कि जिसके उच्चारण से अर्थ की प्रतीति होती है वही शब्द है। अर्थात यहाँ सार्थक और निरर्थक शब्द से मतलब नहीं है। शब्द में जो अर्थ निहित है, शब्द में जो अर्थ निकल रहा है, तो किस प्रकार का अर्थ निकल रहा है उसके आधार पर। फिर है कि व्यवहार के आधार पर, और अंतिम आता है कि रूपांतर के आधार पर शब्दों के भेद। रूपांतर माने रूप में अंतर। अब ये 5 प्रकार से शब्दों को बांटा गया है। अब देखिए, इतिहास के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 6 भेद होते हैं। हमने तो बचपन में पढ़ा था 4 भेद, परंतु हमने पहले भी कहा था कि अपने ज्ञान को अद्यतन रखने की ज़रूरत है। तो देख लीजिए, शब्द का इतिहास क्या है, कहाँ से आए, उसके आधार पर कौन कौन से भेद हो रहे हैं। तो तत्सम
सबसे पहले बात करते हैं तत्सम की। तत्सम, तत्सम वे शब्द हैं, तत्सम उसके जैसे, किसके जैसे? संस्कृत के जैसे। अर्थात संस्कृत भाषा के शब्द जिनका प्रयोग आज भी हिंदी में उसी रूप में होता है, वे तत्सम कहे जाते हैं। तत्सम मतलब उसके जैसे। अर्थात संस्कृत भाषा के शब्द जिनका प्रयोग आज भी हिंदी में उसी रूप में होता है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे मान लो कृष्ण, हस्त, कर्म, अंधकार, ये तत्सम शब्द हैं। अब दूसरा आता है तद्भव। तद्भव, तद्भव ऐसे हो गए, माने वैसे आए थे लेकिन अब इनका रूप ऐसा हो गया। कैसा हो गया? तो अब उनका रूप बदल गया। अर्थात संस्कृत भाषा के शब्द जो हिंदी में आकर अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे देख लीजिए काला, ये कृष्ण से काला हो गया। हाथ, हस्त से हाथ हो गया। कर्म से काम हो गया। अंधकार से अंधेरा हो गया। ऐसे ही अग्नि से आग हो गया। ऐसे ही बहुतेरे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आकर अपना रूप परिवर्तित कर लिए, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। अब देखिए तीसरा आता है देशज। देशज, देशज है, उन शब्दों को देशज कहते हैं जो देश के बोलचाल की भाषा में जन्मे हुए हैं। अगर इनका शाब्दिक अर्थ खोजें तो शाब्दिक अर्थ नहीं निकलता है। एक उदाहरण स्वरूप मान लें, देहात में हम लोग एक छोटे बर्तन का प्रयोग कर, जो हाथ से बुन करके, जिसको कहते हैं दौरी, प्रयोग करते हैं। नाम है दौरी, कभी दौड़ता नहीं है, जहां रख दीजिए वहीं पड़ा रहता है, नाम है दौरी। उसी प्रकार हम लोग कहते हैं चैन। चैन, अरे चैन कहाँ है? वो तो हमेशा बेचैन रहता है। तो या फिर लोग तंबाकू खाते हैं ना, तंबाकू खाते हैं बहुत से लोग, तो कहते हैं क्या? खैनी। अरे वो है थुकनी, है कह रहे हैं खैनी। तो देहाती भाषा में उत्पन्न, देश की भाषा में उत्पन्न शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। जैसे कि झगड़ा, भिंडी, पगड़ी, भोंपू, छैटी, मुरई इत्यादि ये शब्द देशज कहे जाते हैं। अब है विदेशज। तो विदेशी शब्दों की एक लंबी फेहरिस्त है हमारे हिंदी में, लंबी फेहरिस्त, लंबी सूची है। हिंदी एक ऐसी भाषा है कि अपने बहन के बच्चों को भी, अर्थात दूसरी भाषाओं के शब्दों को भी इतने ढंग से रखती है कि पता ही नहीं चलता कि ये हिंदी के शब्द हैं कि नहीं है। इतनी खूबी आपको किसी और भाषा में नहीं मिलेगी। अगर कोई आकर कहता है कि डॉक्टर साहब मोटरसाइकिल से रोड पर खड़े हैं, तो देख लीजिए इसमें कितना हिंदी है और कितना विदेशी शब्द है, परंतु कहीं से अनुचित नहीं लगता। परंतु अगर एक व्यक्ति गलती से कह दे कि आई एम ईटिंग ए आम या आई एम ईटिंग ए रोटी, तो लोग हंसने लगेंगे, क्योंकि दूसरी भाषा में वो क्षमता ही नहीं है कि दूसरे भाषा के शब्दों को आत्मसात कर सके। और हिंदी भाषा तो हम हिंदुस्तानियों के समान ही बड़ा हृदय रखती है। जितने शब्द आते जाते हैं सबको अपनाती जाती है और अपने में ढालती जाती है। यहां देखेंगे अंग्रेजी के बहुतेरे ऐसे शब्द हैं जो आज भी धड़ल्ले से उनका प्रयोग हिंदी में होता है। रेडियो, सिनेमा, स्कूल, जेल, गैस, डॉक्टर, रजिस्टर, कमीशन, धड़ल्ले से इनका प्रयोग होता है हिंदी में, और ये सब अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। दूसरा आता है, अंग्रेजी के बाद आता है फारसी का नंबर। तो फारसी भाषा के भी बहुत से शब्द हैं, जैसे चादर। बहुत से लोग समझते होंगे कि चादर हिंदी का शब्द है, नहीं, चादर फारसी भाषा का शब्द है। चालक हिंदी और चालाक फारसी। चालाक फारसी हो गया। इसी प्रकार चश्मा, गुलाब, आमदनी
नाजुक, किनारा, ये सभी शब्द फारसी भाषा के शब्द हैं और इनका धड़ल्ले से हिंदी में प्रयोग होता है। उसी प्रकार अब आते हैं तुर्की भाषा के शब्द। खुद उर्दू जो शब्द है वह तुर्की भाषा का शब्द है। कालीन, कैंची, चेचक, बेसन, बहादुर, ये सब तुर्की भाषा के शब्द हैं। और इसी के साथ साथ अरबी भाषा के भी बहुत से शब्द हैं, जैसे मान लो कि असर, अमीर, आदत, इलाज, ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं। अब बात करते हैं पुर्तगाली भाषा की। पुर्तगाल से भी हमारा संबंध रहा है और पुर्तगाली शब्दों की भी एक लंबी फेहरिस्त है, लंबी सूची है हिंदी में। और पुर्तगाली भाषा के भी बहुत से शब्द हैं, जैसे आल्पिन। आल्पिन जो शब्द है वह पुर्तगाली भाषा का शब्द है। कमीज है, पिस्तौल है, गोदाम है, गमला है, ये सब पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। फिर हम जानते हैं कि फ्रांसीसियों का भी प्रभाव रहा भारत पर, तो हमने उनके भी बहुत से शब्द अपना लिए। तो फ्रांसीसी भाषा के भी बहुत से शब्द हैं जो हमारी सूची में है, जैसे कारतूस, कूपन, अंग्रेज, कर्फ्यू, ये सब पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। और जापानी शब्द, जैसे जापान का भी एक शब्द है जिसको हम लोग गलती से अंग्रेजी का समझ लेते हैं, अंग्रेजी भाषा का समझ लेते हैं, और उसका प्रयोग तो हम लोग अपने भोजपुरी में भी करते हैं, रिक्शा। रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। इसी प्रकार और भी शब्द हैं, जैसे चीनी भाषा के भी शब्द हैं भारत में। चाय, लीची, तूफान, चाय, लीची, तूफान, ये सब चाइनीज शब्द हैं, ठहरे हुए हैं। ऐसे मतलब चाइनीज माल पर लोग कहते हैं ना कि भरोसा कम है, लेकिन ये शब्द अभी ठहरे हुए हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं यूनानी और लैटिन भाषा के शब्दों की भी, तो इनकी भी एक सूची है। एकेडमी, एटम, एटलस, ये सब यूनानी भाषा के शब्द हैं और हिंदी में धड़ल्ले से इनका प्रयोग होता है। और लैटिन भाषा के भी बहुत से शब्द हैं, जैसे इंच, पेंशन, बोनस, मशीन, मिल, ये सब लैटिन भाषा के शब्द हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास विदेशी शब्दों का अंबार लगा हुआ है हिंदी में, और वे इतने घुल मिल गए हैं कि पता ही नहीं चलता कि वे विदेशी हैं या अपने हैं। अब हम बात करते हैं शंकर शब्द की। शंकर, शंकर, शंकर नहीं, शंकर, दंत स से जिसका उच्चारण होता है। शंकर मतलब मिलावटी शब्द। ऐसे शब्द जिनका निर्माण दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से हुआ है और हिंदी में जिनका प्रयोग धड़ल्ले से होता है। जैसे हम देख लेते हैं लाठी चार्ज। लाठी चार्ज, लाठी देशज शब्द है और चार्ज अंग्रेजी शब्द है। अक्सर सुन लेते हैं कि वहाँ पर पुलिस को लाठी चार्ज करनी पड़ी, लाठी चार्ज। उसी प्रकार रेल और गाड़ी, रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है, तो रेलगाड़ी संकर शब्द है, मतलब मिश्रित शब्द है। उसी प्रकार देख लेते हैं टिकट घर। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी भाषा का शब्द है और घर हिंदी भाषा का शब्द है। तो ऐसे बहुतेरे शब्द आपको मिल जाएंगे जो मिश्रित हैं, दो भाषाओं के मेल से बने हैं और उनका प्रयोग हिंदी में धड़ल्ले से होता है, जबरदस्त रूप में होता है। अब बात करते हैं अनुकरणात्मक शब्द की। अनुकरणात्मक, जो आवाज के आधार पर जिनका नाम रख दिया गया है।
आवाज़ के आधार पर, अनुकरण के आधार पर जिनको जाना जाता है, ऐसे भी बहुतेरे शब्द हैं। खटपट, क्या खटपट हो रहा है उधर? चटाक, वह चटाक से मारा। धड़ाम, वह धड़ाम से गिरा। कांव कांव, तड़ाक इत्यादि ये शब्द है, ये अनुकरणात्मक शब्द कहे जाते हैं। वीडियो लंबा ना हो इसके लिए बाकी शब्द रचना दूसरी वीडियो में। और पुनः आपसे एक बार मैं निवेदन करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो फिर अभी कर दें। कृपया इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपनी बात दूर दूर तक पहुंचा सकूं और हम अपने अभियान हिंदी राष्ट्रभाषा अभियान में सफल हो सकें। धन्यवाद।